हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का विज्ञान का लेसन 1 देख चुके हैं। ये लेसन 2 है प्राणियों में पोषण। और ये बता दूं मैं कि ये विशेष रूप से पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 सीटेट के लिए है। पेपर 2 के लिए इसलिए क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक है 6 to 8 वो पेपर 2 में ही पूछे जाते हैं। पेपर 1 इसलिए क्योंकि 2018 में जो प्रश्न थे वो कुछ प्रश्न आपके 6 to 8 से थे, इसलिए ज़रूरी है दोनों पेपर के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में पोषण यानी जो भी जीव जंतु हैं उसमें कैसे पोषण होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने पोषण को समझ लिया था। प्राणी मीन्स होता है जो जीव जंतु है। पिछले वीडियोज़ में हमने पेड़ पौधे यानी पादप के पोषण के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्राणियों के पोषण यानी जीव जंतु के पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्राणियों में पोषण, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित यानी सम्मिलित हैं। यानी पोषण में क्या क्या होता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है, उसकी विधि और शरीर में इसके उपयोग करने की विधि सम्मिलित है। यानी ये सम्मिलित है क्या क्या, भोजन को लेना फिर उसका उपयोग करना ही प्राणियों में पोषण कहलाता है। अगला है जीवों में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि, यानी जीव कैसे खाद्य यानी जो भी भोजन है उसे कैसे अंदर लेते हैं, उसको ग्रहण करने की क्या विधियां हैं उसे देखते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जिसे हिमिंग बर्ड भी कहते हैं पौधों के मकरंद चूसते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा मधुमक्खी कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करती है, कैसे भोजन को अंदर लेती है, या मरमर पक्षी जो है जिसका दूसरा नाम है हिमिंग बर्ड, ये शब्द याद रखिएगा। मरमर पक्षी भी दिया जा सकता है, हिमिंग बर्ड भी दिया जा सकता है, मधुमक्खी भी दिया जा सकता है। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँगा। वो दे देगा कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। आगे दे देगा इसमें यानी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, जीवों में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि पौधों के मकरंद चूसने से होती है। वो कौन से जीव है, वो कौन से प्राणी हैं या जीव हैं लगा के दे देगा। निम्नलिखित में से कौन है, वहाँ ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन 1 मधुमक्खी, ऑप्शन बी मरमर पक्षी, ऑप्शन सी हिमिंग बर्ड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वहाँ पे आपको देखते ही टिक करने का मन करेगा कि मकरंद कौन चूसते हैं, तो चूसते कौन हैं, तो आप बोलिएगा कि मधुमक्खी। को तुरंत आप मधुमक्खी पे टिक कर दीजिएगा, जिससे गलत हो जाएगा। क्योंकि लंबा सा एक प्रश्न रहेगा, लास्ट में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट ऐसे ही करता है, लंबा सा प्रश्न बना देता है और लास्ट में जो मेन पॉइंट होता है उसी से उसको प्रश्न पूछना होता है। तो उसे क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसको अंडरलाइन कीजिएगा और याद रखिएगा आपको केवल मधुमक्खी को ही नहीं टिक करना है, सभी को टिक करना है। इनमें से सभी होगा, मधुमक्खी होता है, मरमर पक्षी होता है, हिमिंग बर्ड होता है। तो इसीलिए जब भी सीटेट का एग्ज़ाम देना को ध्यान से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो अच्छे खासे नंबर आएंगे, नहीं तो आप जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ आपने सीखा कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी हिमिंग बर्ड पौधे के मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु यानी माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्राणी हैं जो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जलीय प्राणी ऐसे भी हैं जो पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं उन्हें छानकर भक्षण कर लेते हैं। आहार की विधि है को छिलना, चबाना, काटना यानी वेधन करना, पकड़ना तथा निगलना, चूषण इत्यादि। ये किसके विधि है, आहार की विधियां हैं। आगे चलते हैं, स्टारफिश के बारे में जानते हैं। ये पूछा जा चुका है सीटेट में प्रश्न 6 to 8 में, पेपर 2 में। स्टारफिश यानी जिस दूसरा नाम इसका है तारा मछली,
ये याद रखिएगा, तारा मछली का उपयोग उन्होंने नहीं किया था, केवल स्टार फिश का उपयोग किया गया था। अगर सीटेट 2019 में इसे यूज करना चाहेंगे तो तारा मछली का उपयोग वो कर सकते हैं। स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अमाशय को बाहर निकालकर जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, फिर धीरे धीरे वो पचता है। पूछा क्या गया था सीटेट में प्रश्न, वो नाम पूछा था स्टार फिश का। पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऐसा जीव है जो कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अमाशय निकालकर जंतु के कोमल भाग को खाता है। तो वहाँ पे दिया था स्टार फिश। तो स्टार फिश जैसे तारा मछली है, तो स्टार मतलब तारा ही होता है। तो तारा मछली देखने से भी नहीं लग रहा कि मछली कहीं जो अपना अमाशय है बाहर निकाल के कैसे खा सकती है। दूसरा आपको दिया था कछुआ दिया था, कि कछुआ अपना मुंह निकालता है। अधिकतर बच्चों ने कछुआ को टिक कर दिया था कि शायद मुंह को ही अमाशय कह रहा है। और भी 2-3 ऑप्शन थे, जैसे मगरमच्छ था और भी कोई एक और ऑप्शन था। तो उसमें से टिक किसको करना था कि स्टार फिश को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, स्टार फिश जो अपना अमाशय को बाहर निकालता है। यानी स्टार मिस क्या होता है, तारा होता है कि वही तारा मछली बाहर निकाल के जंतु के कोमल भागों को खाता है। और दूसरे याद रखिएगा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले। अगला है मानव में पाचन। हमारे शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यानी कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पचना, तो मुख गुहिका। यानी मुख गुहिका कौन सा है, मुंह में है। तो हम कोई भी भोजन उठाते हैं को कहाँ डालते हैं, मुंह में डालते हैं। तो पाचन जो क्रिया जब भी प्रश्न पूछा जाए, ABC टेट में पूछा गया है कि पाचन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, को मुंह से ही होता है। स्टार्ट मुख गुहिका से होता है, कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, स्टेप बाय स्टेप उनका नाम लिखना था। जैसे में मतलब करना था कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ऐसे करके। तो इसमें पहला है आपका मुंह गुहिका, यानी सबसे पहले मुंह में जाता है। मुंह के बाद एक नली होती है जो गले पे होती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी है, मुंह गुहिका, जहाँ यहाँ पे लाला ग्रंथि है, मुंह गुहिका हो गया ये। उसके बाद ग्रसिका है, यानी ग्रास नली है। देखिएगा यहाँ ग्रास नली, ग्रसिका जिसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अमाशय है, को अंदर जाइएगा तो देखिए ये यहाँ पे गया ग्रसिका के पास, फिर यहाँ पे जाके ये अमाशय का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे अमाशय में चला गया। अमाशय के बाद आएगा क्षुद्रांत आएगा, यानी छोटी आंत। तो छोटी आंत आपका कहाँ होता है, कि क्षुद्रांत, ये बीच में जो दिख रहा है ना, बीच वाला भाग, ये क्षुद्रांत होता है। मैं बता दूँ कि इसे छोटी आंत भी कहते हैं। ये छोटी आंत इसका नाम लिखा गया है, ये अंदर है लेकिन बहुत लंबी होती है। ये क्षुद्रांत जो होता है वो बहुत लंबी होती है, कि इसे छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं और क्षुद्रांत के भी नाम से जानते हैं। सीटेट में जब पूछा गया था कि ये इसे क्षुद्रांत बताया गया था। और अगला है बृहदांत्र, यानी इसके बाद बृहदांत्र में जाता है, यानी बड़ी आंत में जाता है। बृहदांत मीन्स बड़ा, क्षुद्रांत मीन्स छोटा और बृहदांत मीन्स बड़ा। लेकिन ये बड़ा नहीं होता, ये चौड़ा होने के कारण इसे बृहदांत कहते हैं। ये देखिए बाहर में है तो बृहदांत है, लास्ट में बृहदांत में जाता है। जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो क्या होती है, मलाशय से जुड़ी होती है। यानी जो बृहदांत जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, मलाशय से जुड़ी होती है। और उसके बाद लास्टवा यानी छठा स्टेप होता है मलद्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं। इसके बाद मलद्वार और गुदा द्वारा वो चीज़ बाहर निकल जाता है। आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे मलाशय और गुदा से ये बाहर निकल जाता है। कि स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को दिखा दिया गया है। इसका पिक्चर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यकृत को भी बता दिया है हमने, पिताशय भी दिखा दिया है, पिताशय कहाँ पे है, अग्नाशय कहाँ पे है, ये भी बता दिया गया है। बाकी सब तो हमने नाम ले लिया। और इसका उपयोग क्या क्या है, मतलब पिताशय में क्या होता है, यकृत में क्या होता है, ये सारी की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको पिक्चर केवल दिखा रहे हैं कहाँ पे होता है। ये सभी भाग मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम पाचन तंत्र की चर्चा कर लेते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रवित करते हैं। लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रवित करते हैं। ये क्या करते हैं, रस स्रवित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। पाचक रस क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में, यानी मतलब एक अच्छे रूप में उसे बदल देते हैं।
आहार नाल एक संबद्ध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल एक संबद्ध ग्रंथि मिलकर, यानी जो भी ग्रंथियां हैं, यकृत एक क्या है, ग्रंथि है, ये सब ग्रंथि मिलके पाचन तंत्र का ये निर्माण करते हैं। जैसे लाला ग्रंथि हुआ, अग्नाशय हुआ, यकृत हुआ, ये सारे मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अंतर्ग्रहण देखते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी सबसे पहले अंतर्ग्रहण मीन्स क्या, मुंह में अंदर लेना, भोजन को लेना। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी सरल पदार्थों में उसे टूटना यानी विखंडित हो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अगला है दांत। चलिए दांत के बारे में भी सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, दांत के बारे में जान लेते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। यानी दांतों की सहायता से क्या करते हैं, मुंह में सबसे पहले डालेंगे तो जीभ और दांत के पास जाएगा। तो जीभ के बारे में भी नीचे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा क्या है, दांत है बाहर में, उसके बारे में चर्चा है। तो दांत से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। और अपने छोटे से क्लास में पढ़ा भी होगा कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। तो यांत्रिक, ये कौन सी विधि द्वारा करते हैं हम लोग, यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। ये किसमें धंसा होता है, एक सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष तक की आयु में गिर जाते हैं। यानी कहा जाता है कि दूध का दांत आ गया है और ये कब गिरता है, तो 8 साल की आयु में गिर जाता है। तो ये याद रखिएगा, शैशव काल में निकलता है और 8 साल के बाद ये क्या होता है, गिर जाता है। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। दोबारा जो दांत निकलता है उसे कौन सा दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते। वृद्धावस्था में देखा भी होगा बहुत सारे लोगों के दांत नहीं होते, तो याद रखिएगा वृद्धावस्था में दोबारा दांत नहीं आता है। वो अस्थायी दांत होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं, उसके बाद दांत नहीं आता है। दांत के प्रकार हैं, दांत के 4 प्रकार बताए गए हैं। कृतंक है, रदनक है, अग्रचढ़वक है और चढ़वक है। देख भी सकते हैं, ये पिक्चर बनाया गया है। कृतंक का 2 है, ये डैश दे के भी बनाया गया, ये NCERT बुक से लिया गया है ये पिक्चर, और ये सारा चीज़ आपको दिखा दिया गया किस तरीके से है। रदनक को भी देख लीजिए। और इसके बाद है अग्रचढ़वक है और ये चढ़वक है। रदनक को मैं राक्षस दांत कहता हूँ। जब आप दांत देखिएगा ना, कुछ लोगों में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जब रदनक आप देखिएगा ना, ये फाड़ने और चीरने का होता है। ये देखिए, ये 2 है ना, इधर भी 2 है, उसको ठीक से ध्यान से देखिएगा तो वो आपका राक्षस दांत जैसा बाहर निकला रहता है, दोनों तरफ राक्षस जैसा निकला हुआ रहता है, हल्का हल्का बड़ा होता है। रदनक का ध्यान से देखिएगा तो एक एक दांत देखिएगा, इधर भी निकला हुआ होगा, लेकिन इनकी संख्या आपका होता है 4-4 होता है आपका रदनक का। कृतंक का आपका होता है 4 हमने क्यों लिखा है कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। तो आपका जो रदनक होगा वो आपका 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। तो इसे देख लीजिए, पिक्चर में भी दिखाया गया, एक सेट दिखाया गया, एक सेट में 2 इधर है और आपका 2 इधर है। तो ये क्या है, आपका रदनक का है। चलिए इसका नाम जान लेते हैं। कृतंक काटने यानी कर्तन एवं दंसन वाले दांत होते हैं। निचला जबड़ा में 2 होता है, ऊपरा जबड़ा में भी 2 होता है, टोटल लेके कितना होता है, 4 होता है। रदनक चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। निचला जबड़ा 4 होता है, ऊपरी जबड़ा 4 होता है, टोटल कितने दांतों की संख्या होती है, 8 होती है। अग्रचढ़वक यानी आगे का चढ़वक और उसके बाद वाला लास्ट वाला चढ़वक होता है। अग्रचढ़वक चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं, 4-4 होते हैं, यानी टोटल 8 दांत होते हैं। चढ़वक होता है चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं, 6-6 होता है, 12 होता है। देखिए जो बुक में दिया गया था ना, तो 4 तो नाम बताए गए हैं, लेकिन चबाने और पीसने वाला एक ही जगह दे दिया है। लेकिन अगर अंदर जाके पढ़िएगा तो चबाने वाले दांत को मतलब एक अलग होता है और पीसने वाला दांत अलग होता है, यानी एक तरह से दोनों सेम ही है। चलिए जैसे NCERT बुक में दिया गया वैसे ही याद पढ़िए आप, ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है, आगे चल के आगे के क्लास में पढ़ना है। तो ये फिलहाल आपको बताना था। निचला जबड़ा ऊपरी जबड़ा दोनों में सेम होता है। दांतों की कुल संख्या देख लीजिए और किससे क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसे देख लीजिए, और इनकी संख्या आपको पिक्चर में भी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिठाइयों और दंत क्षय होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। सामान्यतः मुख में क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं।
परंतु उनमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। अगर नहीं साफ किया जाता है तो बहुत सारे जीवाणु, याद रखिए क्या चीज़, विषाणु नहीं, जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन का शर्करा, भोजन में जो शर्करा होता है उसका विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यानी शर्करा, जो भी शर्करा मुंह में होता है उसको विघटन करते हैं और किस में तब्दील करते हैं, अम्ल में। ये भी जरूरी है जानना। यह जानने के लिए अम्ल क्या है अध्याय 5 में देखना है हम लोगों को। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं, हमारी दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। इसलिए दांत साफ करना बहुत जरूरी है। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, किससे किससे ये होता है। चॉकलेट, ठंडे पेय, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो, चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ खाने से क्या होता है, दांतों का क्षय होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार, याद रखिएगा इसमें दिया गया 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कितनी बार, 2 बार। तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। यानी कुछ भी खाएं उसके बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। ये प्रश्न दिया जा सकता है कि दांतों को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा 2 बार ब्रश करके, आगे का ऑप्शन होगा ब्रश करके या दातुन करके। अगला ऑप्शन होगा कि खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। अगला होगा मुख में अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन होगा, लास्ट वाला होगा इनमें से सभी, तो उसे इनमें से सभी टिक कीजिएगा। और नहीं शब्द जरूर ढूंढिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें नहीं तो नहीं है तो उसे आपको काटना होगा, यानी निगेटिव होगा। तब चलिए थोड़ा सा लाला रस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लाला रस, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में परिणत कर देता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। लाला रस क्या करता है, कहाँ होता है, और इससे लार जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो ये लाला रस कहलाता है। जो मुख में होता है, जिसे लाल ग्रंथि होती है, मुख में लाल ग्रंथि होती है, उसी से लाला रस स्रावित होता है। और ये करता क्या है, ये भी याद रखिएगा कि चावल के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और ये पिक्चर भी देख सकते हैं कैसे ये चेंज हो रहा है। यह है आयोडीन विलयन, यानी आयोडीन का दोनों विलयन है। इसमें जल की भी मात्रा है, एक में उबला हुआ चावल है और चबाया हुआ चावल है। दोनों में देख सकते हैं मंड पर लार का प्रभाव है। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा हम जीभ पे भी कर लेते हैं। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, इसका आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है, इधर उधर चलता है, जैसे बोलते समय हमें अभी सहायता मिल रही है, और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का उपयोग बोलने के लिए तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निकलने में भी ये सहायता करती है। तो 3 काम इसके मिले। कौन कौन सा, बोलने के लिए यूज हो रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं हम बोल रहे हैं तो इसका यूज कर रहे हैं। भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, और तीसरा निकलने में भी ये सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें भोजन विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। देखिए कड़वा जो होता है सबसे लास्ट में होता है, खट्टा जो होता है उसके बाद होता है, नमकीन उसके थोड़ा सा आगे होता है, मीठा सबसे आगे होता है। ये हमने पिक्चर लिया किसी और बुक से, तो ये इसे देख सकते हैं और हमेशा के लिए इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए ये हो गया मुंह में भोजन जाने के बाद क्या क्या होता है, कौन कौन सी रस निकलता है, लाला रस जो निकला हुआ था लाला ग्रंथि से, ये सारी चर्चाएं हो गई। लेकिन उसके बाद वो आगे जाता है तो भोजन दूसरे स्टेप में कहाँ जाता है, तो भोजन नली यानी ग्रसिका में जाता है। वहाँ क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्त से होती है, ग्रसिका गले एवं वक्त से होती है यानी उससे संबंधित होती है। ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा भी गया है कि भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय में कैसे पहुंचती है, तो ये नीचे भोजन सरकता हुआ पहुंचता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में पूछा भी गया प्रश्न है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित
होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है, यानी संकुचन के द्वारा ही भोजन नीचे की तरफ आता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन यानी एक तरह से उल्टी होता है, उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी आमाशय मेरा स्वीकार नहीं करता तो उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यानी उल्टी हो जाता है, वमन हो जाता है। ये किस गति के द्वारा होता है? तो ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है, यानी एक अंतर्ग्रहण होता है जिसे अंदर लिया गया है, क्रमाकुंचन गति होता है जिसे बाहर किया जाता है। देख सकते हैं ये भोजन आया यहाँ पे, ये ग्रसिका है और ग्रसिका से होते हुए और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस विधि में कौन सा उपयोग हो रहा है? तो याद रखिए जाए संकुचन के द्वारा ये नीचे सरकता हुआ जाता है। और पिक्चर भी हमने दे दिया, पिक्चर में भी आराम से देख सकते हैं, ये आमाशय में जा रहा है, यानी ग्रसिका से होते हुए कहाँ जाएगा? आमाशय में जाता है। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? मुंह में हमने लिया और मुंह से आपका कहाँ गया? ग्रसिका में गया, ग्रसिका से कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, ये 1-2 बार सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आमाशय। आमाशय से याद रखिएगा कहाँ जाता है? क्षुद्रांत की तरफ जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, यानी पहले छोटी आंत में जाएगा और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, ये भी याद रखिएगा, पहले छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में जाता है। आमाशय, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू, यानी देख रहे हैं यू कैसे लिखा गया है, यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय के बारे में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसमें याद रखिएगा, आमाशय जो होती है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा और या एवं यू आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आमाशय है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रासनली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। ये कहाँ जाके खुलता है? कुछ क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाके खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। याद रखिएगा, इसमें श्लेष्मल होता है, HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा पाचक रस ये स्रावित करता है, इसे याद रखिएगा। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, साथ ही यह माध्यम को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। तो ये कहाँ जाके अम्लीय बनता है? तो आमाशय में जाके अम्लीय बनता है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी पाचक रस क्या करता है? कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। और यह यकृत क्या करती है? यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। किससे स्राव प्राप्त करती है? कि यकृत और अग्नाशय से। इसके अतिरिक्त इसकी भीति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, इसके अतिरिक्त भी इसके भीति से कुछ रस स्रावित होते हैं। सीटर में भी क्षुद्रांत से प्रश्न आया हुआ है। क्षुद्रांत बृहदांत यानी छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित प्रश्न था कि दोनों में क्या संबंध है, यानी दोनों के लंबाई में क्या संबंध है, ऐसे करके पूछा गया था। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 होती है। वो बटे में कुछ दिया गया था और ऐसे बटा में को वहाँ पे नहीं दिया गया था, लेकिन दोनों का लंबाई याद रखिएगा तो बटा में आप कर सकते हैं। तो ये 7.5 मीटर लंबी है। अब यकृत के बारे में चर्चा करते हैं। यकृत कैसे होता है? कि यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग दहनी यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका यकृत है। यकृत पीत रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? वो आपने देखा, शायद थोड़ा सा आपने देखा था नीचे में, वहाँ पित्ताशय है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पीत रस स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? को यकृत करता है, जो एक थैली में संग्रहित होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। आ भी गया, एक थैली में संग्रहित होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आज चर्चा कर लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। देखिए लाल ग्रंथि कौन था? यकृत था। पीला ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। जो अग्नाशय आमाशय के
नीचे स्थित होता है। अग्नाशय कहाँ होता है? अमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होता है। अग्नाशकीय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे ये क्रिया करता है तथा उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, तथा उसको क्या करता है? सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, जहां आंत रस क्या करता है? पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यानी आपका क्षुद्रांत में ही पाचन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो लगभग पूरी हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या क्या मिला, को कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा क्या होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज़ पूछा जा सकता है कि वसा किस में परिवर्तित होता है, प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, और ये किसकी सहायता से, किस रस की सहायता से परिवर्तित होता है। ये सारे आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गए। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। ब्लूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्लूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भीति से तरल स्रवित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब देख सकते हैं ऐसे पिक्चर दिखाया गया है और इसी से उन्होंने देखा था। आगे देखते हैं अवशोषण। अवशोषण में उसको अवशोषित कर लेना। अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भीति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इसके बाद रंसाकूर को हमने टॉपिक बनाया है। इससे सीटेट में 3 बार प्रश्न पूछा गया है और आपसे हम जरूर कहेंगे कि सीटेट में जो 3 बार प्रश्न पूछा गया है उसे आप एक बार जरूर देख लें। क्षुद्रांत की आंतरिक भीति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम अथवा रंसाकूर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में लगभग 3 बार इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, जरूर इसे समझ लीजिएगा। रंसाकूर क्या होता है, ये दीर्घ रोम क्या होता है, और सीटेट में जो 3 बार प्रश्न पूछा गया ना उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आगे है स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला है ग्लूकोज का विघटन। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वो कहाँ भेज दिया जाता है? बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र के बारे में जान लेते हैं। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बृहदांत्र लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बृहदांत्र के बारे में सारा चीज़ हमने लिख दिया गया है। और बृहदांत्र के बारे में जान लीजिए और क्षुद्रांत के बारे में। उसका लंबाई कितना था? कुछ क्षुद्रांत यानी छोटी आंत का लंबाई था 7.5, इसका लंबाई कितना बृहदांत का? 1.5। और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में लंबाई में क्या संबंध है, तो उसका ऑप्शन टिक किया गया था, तो 1/5 करके टिक किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसका लंबाई कितना है। बड़ी आंत का लंबाई अगर पूछे पहले कि बड़ी आंत का लंबाई कितना होगा तो 1 हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई कितना दिया गया था? तो 5 दिया गया। तो इसको देख लीजिएगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितना होगा। ऐसे लंबाई अलग अलग पूछे तो याद रखिएगा 7.5 है और दूसरे का 1.5 है। इससे इसका करेक्ट आंसर तो 1/7 होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो उन्होंने 1/5 ही यूज किया था।
यानी बड़ी आंत बटे छोटी आंत का। इसके बाद आप देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है और हमेशा हम आपसे कहते हैं कि ज़रूर जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के उसे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो उसे सॉल्व करके देखिएगा, आपको पता भी चलेगा इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक साल कोई ना कोई प्रश्न रहता ही है। बचा हुआ अपचित पदार्थ, निष्कासन पे चर्चा करते हैं। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन में से बाहर निकालना। इसके बाद अगला है, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है जो मानव पचा नहीं पाता है और ये जंतु पचा पाते हैं, इसलिए मानव घास फूस नहीं खाता है, जंतु खाते हैं। अमीबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय ये जीव है। कौन सा जीव है ये? एक कोशिकीय जीव है। अगला पॉइंट है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो घास खाते हैं उस जंतुओं में पाचन कैसे होता है उसे देख लेते हैं। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतु वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे घास या चारा न खा रहे हो। यानी आपने देखा होगा कि जो भैंस है या गाय है, जो भी आपके पास है, खाना खाने के बाद जब वो बैठते हैं तो उसके बाद भी वो जुगाली करना शुरू हो जाते हैं, मतलब मुंह में खाना शुरू कर देते हैं। ये कैसे होता है? तो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है, जहाँ यह भोजन का आंशिक पाचन होता है और जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा उससे जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रुमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमीमेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे ऐसे जुगाल वगैरह करते हैं तो इन्हें कौन सा जंतु कहेंगे? तो उसे रूमीमेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। रूमीमेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। सेलुलोज का मतलब वहाँ कुछ जीवाणु होते हैं जिसके द्वारा किया जाता है और ये क्या होता है? मनुष्य में आहार नाल में ये उपस्थित नहीं होते हैं। सेलुलोज, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दस्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है, यानी ये अति सामान्य रूप से ये दस्त होते रहते हैं। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से टालना नहीं चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोल पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ये भी पूछा गया सीटेट में प्रश्न है। ORS घोल क्या होता है, क्यों होता है, कब इसका उपयोग करते हैं, तो दस्त में इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ हम चर्चा कर चुके हैं। अमीबा से भी प्रश्न आया है सीटेट में। अमीबा के बारे में जान लेते हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक धनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवध निकालता रहता है जिसे पादप यानी अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये भोजन को पकड़ने के लिए पादप निकलता है। ये पादप के बारे में ही प्रश्न पूछा गया था। अमीबा का हम पिक्चर भी दिखा दें, जो अपनी गति देने एवं भोजन पकड़ने की सहायता करते हैं। पादप का उपयोग क्या किया गया था, क्या करते हैं हम अमीबा, इसके बारे में क्वेश्चन था। ये गति देने के लिए और भोजन पकड़ने के लिए पादप का उपयोग करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल जाते हैं। खाद्य को उसे
वो क्या करते हैं, पादप विकसित कर लेते हैं, उसके बाद उससे निकल जाते हैं। यह पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, उसके खाद्यधानी में फंस जाते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, और लास्ट में हमने एक अलग से पॉइंट डाल दिया है कि पोषण जो होता है एक जटिल प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे होता है अंतर्ग्रहण, यानी देखिए ये पादप जैसा निकला हुआ है जहाँ अंतर्ग्रहण हो रहा है, फिर ये खाद्यधनिया होगी अंदर ले लिया, ये पादप बनना शुरू हुआ, ये केंद्रक है आपका, और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट यानी बाहर निकालना होता है तो ऐसे मल के रूप में ये बाहर निकाल भी देता है। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचाव अवशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल जाता है। किसके द्वारा ये बाहर निकलता है, तो ये खाद्यान्नी द्वारा मतलब बिना पचाव अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं हिचकी के बारे में। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा मतलब भोजन करते हैं, बात करते हुए समय करते हैं, तो आपको हिचकी आती है अथवा घूटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कणों को श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वसन नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है। ग्रसिका के साथ क्या करती है, साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन ग्रस नली में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है। कभी कभी होता है ना, भोजन करते समय एकाएक छींक जैसे आ जाता है, आपको घुटन जैसा महसूस होने लगता है, तो वही वाल्व आपका काम नहीं करता, जिसके कारण सांस नली में वो चला जाता है, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है। हमें हिचकी भी कभी कभी आ जाती है इसकी सहायता से। भोजन का पाचन। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। दूध के बारे में थोड़ा सा चर्चा था। किसी बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है, अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा आसान होता है। अब कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, उसे भी हम देखेंगे, जिसके उत्तर यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए, किताब के नोट्स जो हैं उसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं भोजन अंतर्ग्रहण की विधियों शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रविक ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण कराती है। इसमें कौन कौन से हैं, मुख गहका होता है, उसके बाद क्या होगा, ग्रसिका होगा, उसके बाद आमाशय होगा, उसके बाद क्षुद्रांत होता है, उसके बृहदांत होता है जो मलाशय में समाप्त होता है, उसके बाद गुदा सम्मिलित है। तो याद रखिएगा 3rd नंबर पे आपका आमाशय होता है। मलाशय और आमाशय में अंतर याद रखिएगा। मलाशय सबसे अंत में होता है क्योंकि वहाँ से मल बाहर निकलता है। आमाशय 3rd नंबर पे होता है। इसके बाद गुदा सम्मिलित है। इसके बाद आगे लिखा गया पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं, तो पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ लाला ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय है। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। इसके बाद आगे है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ क्या क्या हैं, भिन्न भिन्न है। इसके बाद अगला है पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें ये भी याद रखिएगा, ये भी सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, ये नहीं। इसके बाद कौन कौन से हैं ये चीज़ पूछा गया था, यानी लाइन से उसे करना था। तो सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। निष्कासन तो याद रहेगा सबसे लास्ट में होता है, अंतर्ग्रहण सबसे स्टार्टिंग में होता है। ये दोनों तो याद रहेगा, लेकिन जैसे ही अंतर्ग्रहण करेंगे वैसे ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुँह से ही स्टार्ट होता है कि जैसे मुँह में लिए पाचन स्टार्ट हो गया। पाचन के बाद वो क्या करता है, अवशोषण करता है। याद रखिएगा 3rd नंबर पे आपका अवशोषण है, और 4थे नंबर पे आपका क्या है, स्वांगीकरण है। ये सीटेट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद क्या होता है, 4थे नंबर पे आपका स्वांगीकरण है। ठीक है, स्वांगीकरण क्या होता है ये भी पूछा गया है, वो स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए हैं, ऊपर में देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन मलाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रवित पीत अग्नाशय से अग्नाशकीय स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रवित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में ही पूरा हो जाता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है जल एवं कुछ लवण बृहदान्त में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल दिए जाते हैं। इसके बाद अगला है गाय भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रुमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। पूछ सकता है इनमें से कौन से जीव रूमिनेंट है, को याद रखें घास भैंस एवं हिरन जैसे जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उन्हें कहते हैं। चाहिए ये भी पूछ सकता है घास भैंस और हिरन जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो रोमिन्थ यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पतियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निकल जाते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। वो कहाँ भंडारित करते हैं, रूमेन में। रूमेन को छोटा अमाशय भी कहा गया है, प्रथम अमाशय कहा गया उसको। भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इनका पाचन खाद्यान्नी में होता है। तो ये थे बुक में जो प्रश्न पूछे गए थे वो। अब चलिए कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं उसे देख लेते हैं। तो मानव पाचन के मुख्य चरण है, ये मुख्य चरण पूछा गया था तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा। मुख्य चरण कौन से हैं, तो पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। तो ये सारे याद रखिएगा कैसे कैसे है। तो ये निष्कासन हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपका क्या है, यकृत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश डैश का श्रावण होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो पहला क्या होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके अलावा क्या होता है, तो आपका अमाशयीय रस होता है। ये तो आप जानते होंगे, अमाशय में जब भी चर्चा हो गए तो अमाशयीय रस होगा। और क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्षुद्रांत की आंतरिक भीति पर अंगुलियों के समान अनेक प्रबद्ध होते हैं जो कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, तो आपको रसांगुल भी हम बताए हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ और नाम दिया गया है, क्या दीर्घ रोम भी उसे कहते हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद अगला है अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, खाद्यधानी होगा। इसके बाद चलते हैं सत्य असत्य की बात है। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, नहीं मुख से होता है। पहला का उत्तर असत्य होगा। दूसरा है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, जी हाँ सही है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, जी हाँ। रूमिनेंट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, जी हाँ इसका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका में से सही विकल्प पे चिन्ह लगाना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है, तो वह कौन सा अंग है, तो वो है आपका क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पाचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, वह है, तो अगर देखा जाए तो ख का आपका 4 है यानी बृहदान्त में होता है। यानी बृहदान्त में क्या होता है, जल का आपका अवशोषण होता है। इसके बाद मिलाना है, तो मिलाने में देखिए क्या क्या है, किसको किसको मिलाना है। एक तरफ खाद्य घटक दिया गया है, पाचन के उत्पाद दिया गया है। तो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसके साथ होता है, प्रोटीन किसके साथ होता है, और वसा किसके साथ होता है, किसमें वो पाचन के उत्पाद बन जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपका शर्करा में हो जाएगा, यानी आपका पहले का शर्करा होगा। प्रोटीन किस में हो जाएगा, को प्रोटीन हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल में। वसा किस में चेंज हो जाएगा, तो वसा अम्ल ग्लिसरीन में चेंज होता है। ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद 9 नंबर है आपका आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, को छोटी आंत में होता है। इसके बाद अगला है भोजन का चबाना, को भोजन का चबाना मुख गुहका में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु नष्ट करना किसमें होता है, को उदर में होता है। उसके बाद अगला है आपका भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण आपका बड़ी आंत में होता है। इसके बाद अगला है एक कॉलम को बी कॉलम से मिलाना है, तो लाला ग्रंथि हो जाएगा, लाला रस स्रावित करना। अमाशय हो जाएगा, अमाशय आपका हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन करना। अ से अमाशय, अ से अम्ल, तो दोनों को याद रखिएगा। यकृत हो जाएगा पित्त रस का श्रवण करना, यकृत के नीचे ठीक आपने पित्ताशय देखा था, को पित्त रस का श्रवण करता है। मलाशय हो जाएगा बिना पचे हुए भोजन का भंडारण,
या दूसरा इसका हो जाएगा मल त्याग करना। क्षुद्रांत होता है पाचन का पूरा होना, किस में पूरा होता है? पाचन क्रिया, तो क्षुद्रांत में होता है। बृहदांत क्या करता है? वो जल का अवशोषण करता है। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट और है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया है एंजाइम। ये 2 पॉइंट और थे जो हमें बताना था। इसके अलावा एक प्रश्न जो आपसे हम पूछना चाहेंगे, जिसका उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर दें। मंड का पाचन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है या जो भी भोजन लेते हैं, उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपको ऑप्शन ही दे रहे हैं, लेकिन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें लगे कि ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें, ताकि साइंस के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और भी बेनिफिट। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।